गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ डीएम व एसपी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रथम पाली में 4184 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा 2 पालियों में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की प्रथम पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा डीएवी इंटर कॉलेज, रफ़ी अहमद किदवई बालिका इंटर कॉलेज अंजान शहीद, मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज अंजान शहीद तथा श्री गांधी महाविद्यालय मालटाड़ी आजमगढ़ का निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की दोनों पालियों की परीक्षा में लगभग 69,000 परीक्षार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी तक परीक्षा में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना संज्ञान में नहीं आई है। परीक्षा सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। उन्होंने बताया कि प्रथम पाली की परीक्षा में 34,885 पंजीकृत अभ्यर्थियों के सापेक्ष 3,701 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए तथा 4,184 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों के केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए कि परीक्षा को नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करें। हमारे जनपद में 69,000 परीक्षार्थी आज की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परीक्षा जो है 2 पाली में है, सुबह 10 से 12 थी, वो सकुशल संपन्न हुई है और कोई भी इंसिडेंट सामने नहीं आया है। दूसरी पाली की परीक्षा अभी शुरू होगी 3 बजे करीब, उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं। आजमगढ़ एडीएम प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों को मतदेय स्थलों की आपत्ति सुझाव 31 अगस्त तक देने का दिया निर्देश। बता दें कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने सर्वसाधारण को एवं जनपद में अवस्थित समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में अवस्थित 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराते हुए तथा आयोग के निर्देशानुसार 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों को समायोजित करते हुए नया मतदान स्थल प्रस्तावित करते हुए मतदेय स्थलों की तैयारी की गई। मतदेय स्थलों की सूची का आलेख्य प्रकाशन 24 अगस्त 2021 को कर दिया गया है तथा जनपद के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची की एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने जनपद के सभी सम्मानित मतदाताओं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा किया है कि उपलब्ध कराई गई मतदेय स्थलों की सूची का भली भांति परीक्षण कर लें तथा यदि कोई आपत्ति सुझाव प्रस्ताव वांछित है तो यथाशीघ्र संबंधित उप जिलाधिकारी के कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय आजमगढ़ में 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध करा दें। मतदेय स्थलों की सूची किसी भी कार्य दिवस में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। आजमगढ़ पहुंचे सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ित नौजवान व किसान। बता दें कि समाजवादी युवजन सभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव उदय प्रकाश यादव का जनपद में पहुँचने पर पार्टी के युवा नेताओं ने नेहरू हॉल में भव्य स्वागत किया। नेहरू हॉल में फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उदय प्रकाश यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया है उसका पालन करते हुए मैं सभी जनपदों में जाकर वहां के युवा संगठनों की समीक्षा कर उनको आने वाले सन 2022 के महत्वपूर्ण चुनाव में 351 विधायक का लक्ष्य पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ित नौजवान, किसान व विद्यार्थी हैं। करीब 1.5 साल से शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। गांव के गरीबों किसानों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। हम लोग किसानों के बेटे हैं। आज खेती से कोई व्यक्ति अपने बच्चे की शिक्षा चिकित्सा का इंतजाम नहीं कर सकता। नौजवान बेरोजगारी की मार से मारा फिर रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठा है। नौजवानों को नौकरी मांगने पर सरकार लाठी से पिटवाती है। उन्होंने कहा कि नौजवान, किसान, बेरोजगार, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग चाहते हैं कि सन 2022 में सपा की सरकार बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। सर, आज आपका स्वागत किया गया जनपद में, क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे नौजवानों से कि 2022 में समाजवादी सरकार आए
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। इसी के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न 32 जनपदों में हमारा दौरा है। उसी क्रम में आज हम आजमगढ़ आए। आजमगढ़ समाजवादियों की धरती है। यहाँ पे नौजवान से लेके बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जो भी यहाँ पे है वो सब समाजवादी रंग में रंगा हुआ है। आजमगढ़ की धरती से हमको प्रेरणा मिलता है। वही यहाँ से आजमगढ़ से कुछ सीख लेके जाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पे समाजवादियों का हौसला बुलंद है, समाजवादियों की आवाज़ बुलंद है और समाजवादी यहाँ पे एकत्रित होकर एक साथ चल के इस पूरे प्रदेश को एक संदेश देना चाहते हैं। वही सब चीज़ों को लेके आगे के जनपदों में ले जाने का काम करूँगा। आजमगढ़ जिला अस्पताल ब्लड बैंक के बाहर दलाल ने खून दिलाने के नाम पर ठगे 2000 रुपये। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के बाढ़ू का पूरा गांव निवासी श्यामधारी का सड़क दुर्घटना में पैर टूट गया है। वह मंडलीय अस्पताल में पहुंच हड्डी के डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन की बात कही गई। उससे ऑपरेशन में 2 यूनिट ब्लड चढ़ाने की बात कहा गया। गरीब 2 यूनिट ब्लड का इंतजाम करने की बात सुन परेशान हो उठा। वह उधेड़-बुन में जुटा ही था कि एक व्यक्ति ने पीछे से आवाज़ लगाई। पीछे मुड़कर देखा तो सामने खड़े युवक ने 2000 में ब्लड की मुश्किल खत्म करने की पेशकश कर डाली। 2000 रुपये गरीब के लिए बहुत थे। ऐसे में कुछ देर विचार किया, फिर सोचा 2000 खर्च करने पर ब्लड बैंक से खून मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं है। श्यामधारी के पुत्र प्रभुनाथ ने रुपए का बंदोबस्त कर दलाल को दे दिया। दलाल ने श्यामधारी व उनके पुत्र प्रभुनाथ को लेकर ब्लड बैंक पहुंचा। दोनों लोगों को ब्लड बैंक के बाहर बैठा कर खुद अंदर गया। थोड़ी देर बाद लौटा तो पिता पुत्र को आश्वस्त किया कि सेटिंग हो गई है, आप बैठिए, अंदर से ही आपका नाम बुलाया जाएगा तो पहुंचकर ब्लड प्राप्त करना होगा। काफ़ी देर तक जब उन्हें ब्लड बैंक के अंदर नहीं बुलाया गया तो पिता पुत्र को ठगी का एहसास हुआ। आजमगढ़ जिले के कोल बहादुर गांव में हैवी पंप लगाने के लिए सांसद अखिलेश यादव ने डीएम को लिखा पत्र। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद भी हैं। सांसद होने के नाते जिले की समस्याओं को लेकर यहां के लोग अक्सर मिलते रहते हैं। शहर से सटे कोल बहादुर गांव की नई बस्ती में रहने वाले लोगों को बरसात में बाढ़ के हालातों से गुजरना पड़ता है। वर्षों से यहां के लोग बरसात में जल भराव से परेशान होते रहते हैं। इससे मुक्ति दिलाने के लिए अखिलेश यादव ने अपने सांसद निधि से इस समस्या का निस्तारण करने के लिए आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार को पत्र भेजा है। इस बात की जानकारी देते हुए कोल बहादुर गांव निवासी व पेशे से वकील राज बहादुर यादव ने बताया कि कोल बहादुर गांव के निचले इलाकों में बरसात के दिनों में बाढ़ के हालात पैदा हो जाने पर यहां के लोगों की समस्याओं से सांसद को उन्होंने अवगत कराया था। इस पर सांसद अखिलेश यादव ने जिलाधिकारी के नाम चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में जिक्र किया है कि कोल बहादुर गांव की दक्षिणी सीमा पर स्थित साइफन नंबर 1 पर बड़ी क्षमता का पंप हाउस न होने के कारण बरसात में जल जमाव व बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। गांव के लोगों के घरों में पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रामवासियों का जीना दुभर हो जाता है और भयंकर बीमारियां भी फैल जाती हैं। ऐसे में ग्रामवासियों की जल भराव से संबंधित भीषण समस्या के समाधान के लिए साइफन नंबर 1 पर बड़ी क्षमता का पंप हाउस मेरी सांसद निधि से प्राथमिकता के आधार पर बनवाने का कष्ट करें। ये ग्राम कोल बहादुर की दक्षिणी पश्चिमी सरहद पर एक साइफन नंबर 1 है, जहाँ से पूरे ग्राम कोल बहादुर ग्राम पंचायत, कोल पांडे ग्राम पंचायत और शहर का अतलस पोखरा तक का पानी बरसाती पानी जो आता है, और वैसे नॉर्मल पानी भी बराबर इसी से होकर के नदी में बहता है। बरसात के दिनों में जब नदी ओवरफ्लो कर जाती है तो साइफन नंबर 1 जो है उसकी बंद कर दिया जाता है। बांध विभाग जो है साइफन नंबर 1 को मिट्टी डाल के बंद कर देता है, तो पूरे बरसात का पानी जो है वो नदी में नहीं निकल पाता, जिसके कारण पूरे बरसात का पानी ग्राम कोल बहादुर और कोल पांडे और शहर के पश्चिमी इलाके में पूरा भर जाता है, जिससे काफ़ी रहायशी इलाकों में पानी चला जाता है, आवागमन बाधित हो जाता है और बड़ी गंदगी हो जाती है। एटलीस्ट कम से कम आप मान लीजिए 1.5 से 2 महीने तक पानी भरा रहता है, जिससे काफ़ी बदबू आने लगती है। ये समस्याएं करीब बहुत दिनों से चल रही हैं। मान लीजिए 1995 से समस्या बरकरार है। कई बार इसके लिए लोगों ने मांग भी किया, मगर किन्हीं परिस्थितियों में जिला प्रशासन इसको नहीं करा पाया, बाढ़खंड नहीं करा पाया। नगर पालिका से भी निवेदन किया गया कई बार, मगर उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। तो इन समस्याओं की बराबर लोग यहाँ स्थानीय लोग मांग कर रहे थे, तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से, चूँकि यहाँ से सांसद हैं, मैंने उनसे पत्र लिख कर के समस्या से अवगत कराया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय अखिलेश यादव ने मेरे पत्र का अनुसरण करते हुए ग्राम प्रधान से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने भी मतलब अपना पत्र दिया था, खुद याचना किया था। तो माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए मेरे पत्र पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उन्होंने यहाँ पर बड़ी क्षमता का पंप हाउस बनाने के लिए जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ को पत्र लिखा और उस पत्र को जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को भेजा था उसकी एक कॉपी मुझको भी सूचना प्रेषित की गई पार्टी कार्यालय से। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर देवगांव और लालगंज में शोक सभा का किया गया आयोजन। देवगांव में आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन परसौरा प्रभारी अजय जायसवाल के आवास पर आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कल्याण सिंह जैसे नेता विरले ही पैदा होते हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान राम के लिए अर्पित कर दिया, यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने राजनीतिक कुर्सी तक का मोह नहीं किया। कार्यक्रम का संचालन अजय जायसवाल ने किया। इस अवसर पर महामंत्री राजेश सिंह, देवगांव सिधौना मंडल अध्यक्ष अवधराज यादव, माल्टीनगंज प्रभारी अशोक सिंह, ठेकमा प्रभारी कमलेश सिंह, आशीष सिंह, ज्ञान सिंह, जेपी सिंह, कपिल चौरसिया, शंकर चौहान, बाबूराम चौहान, धर्म चौहान, करण गौतम आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी मंडल लालगंज कार्यालय पर भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल और सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक प्रिय नेता राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। इस अवसर पर रामनयन सिंह, सुनील कुमार सिंह डब्बू, रजनीकांत त्रिपाठी आदि ने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की नकल विहीन शिक्षा व्यवस्था, सुशासन आदि के लिए उनको सदैव याद किया जाएगा। उनका निधन भारतीय राजनीति, राष्ट्र, समाज और पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। इस अवसर पर गौरव कुमार रघुवंशी, सभासद कृष्ण कुमार मोदनवाल, मंडल उपाध्यक्ष वीरेंद्र राय, अवधेश राय, विशाल राय, आदर्श राय, संजय राय, धर्मेंद्र सोनकर, अरविंद कन्नौजिया, ज्योति भारती, आनंद राय, संतोष तिवारी, प्रमोद राय, धनंजय सेवक, आशीष तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, हम सब कार्यकर्ताओं के, असंख्य करोड़ों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, परम श्रद्धेय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए कार्यालय पर शोक सभा कार्यक्रम में उपस्थित जिले के भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिले के मंत्री बड़े भाई आदरणीय श्री सुनील कुमार सिंह डब्बू जी, कार्यक्रम में उपस्थित मंडल के महामंत्री संचालन कर रहे आदरणीय आदर्श राय जी, मंडल के महामंत्री निर्वाचित सभासद अधिवक्ता कृष्ण कुमार मोदनवाल जी, महिला मोर्चा की कार्यकर्त्री आदरणीय ज्योति भारती जी। लालगंज में दी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का रखा मौन, न्यायिक कार्य से रहे विरत। लालगंज में दी बार एसोसिएशन की आपात बैठक मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता समर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। कल्याण सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए समर बहादुर सिंह एडवोकेट ने कहा कि कल्याण सिंह ने कुर्सी को महत्व न देकर राम जन्मभूमि के लिए अपनी कुर्सी को त्याग दिया था। अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। इसके साथ ही अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से विरत रहने के साथ उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला। बैठक में रविंद्र प्रसाद सिंह, ओम प्रकाश वर्मा, अंजनी सिंह, दयाशंकर सिंह, देवधारी राम, सुरेंद्र कुमार सिंह, विनय शंकर राय, आनंद कुमार श्रीवास्तव, अशोक कुमार, राजनाथ यादव, रविंद्र यादव, शिव प्रकाश यादव, संतोष कुमार सिंह इत्यादि अधिवक्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 2004 और 2009 में आप लोकसभा के लिए चुने। 2014 में आप राज्यपाल राजस्थान बनाए गए, अब कार्यवाहक राजस्थान हिमाचल प्रदेश के।
तो ऐसे कम लोग पैदा होते हैं जिनके पास इच्छा शक्ति होती है और इच्छा शक्ति होने के बाद कुछ कर गुजरने की ताकत होती है। आज हमें गर्व है, हम देर से याद कर रहे हैं लेकिन याद कर रहे हैं और हमें यह अमिट, मरते तो बहुत से लोग, हम बहुत से लोगों का कंडोलेंस करते हैं, अब बहुत से लोगों के शरीर का भी कंडोलेंस हमने किया है और आत्मा का भी कंडोलेंस किया है, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत की जो है वो कंडोलेंस करने जा रहे हैं जिसमें शरीर का कंडोलेंस तो किया जा सकता है, लेकिन जब तक हिंदुस्तान में हिंदुत्व जिंदा रहेगा, कल्याण सिंह की आत्मा का जो है वो कंडोलेंस है। ऐसे व्यक्ति को 2 मिनट देने जा रहे हैं जिसका नाम लेने से आने वाले समय में हमारा ही नहीं हमारी पीढ़ियों का भी उद्धार होगा। ऐसे राम भक्त कल्याण सिंह का हम 2 मिनट मौन रखकर। मिर्जापुर पठानपुरवा में बिजली विभाग का सैकड़ों लोगों के जीवन से खिलवाड़, वर्षों से काफ़ी नीचे लटका तार ऊपर नहीं किया गया तो हो सकता है बड़ा हादसा। देवगांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से लालगंज विकासखंड क्षेत्र के मिर्जापुर ग्राम सभा के पठानपुरवा में 11,000 वोल्ट का तार इतने नीचे से गुजर रहा है कि अगर कोई खड़ा भी हो जाए तो उस तार को आसानी से छू सकता है। इसे बिजली विभाग की लापरवाही ही कहा जाएगा कि वर्षों से इतने नीचे लटक रहे तार को ऊपर करने के लिए जहमत नहीं की जा रही है, जबकि बिजली विभाग को कई बार इसकी ग्रामीणों द्वारा जानकारी प्रदान की जा चुकी है। आसपास लोगों का आवास है तथा पालतू पशु और बच्चे इसके आसपास विचरण करते और खेलते रहते हैं। अगर बेख्याली में इधर कोई चला गया तो यह तार भयानक हादसे का कारण बन सकता है। स्थानीय निवासी इरफान अहमद ने बताया कि विभाग से कई बार शिकायत की गई कि कस्बे से जो तार गुजरा है यहाँ 2 पोल की आवश्यकता है ताकि इन तारों को ऊंचा किया जा सके और आने जाने वाले लोगों को इससे जो भय बना रहता है वह दूर हो सके, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने कहा किसी दुर्घटना से पहले इसे सही किया जाना नितांत आवश्यक है, लेकिन विभाग सिर्फ आश्वासन देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है। मेरा नाम इरफान खान है और मैं पठानपुरवा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे पठानपुरवा में जो एक तरबनिया गांव है, तरबनिया है, उसमें तार बहुत नीचे हो गया है और उससे जान का बहुत खतरा है और तार बहुत नीचे हो गया, इतना नीचे हो गया कि अगर इंसान उस पे से ऊपर थोड़ा नीचे आया तो शरीर में टच हो जाएगा, मतलब सर में टच। कौन सा तार है ये 11,000 वोल्टेज है। अच्छा, हाथ अगर उठाते हो तो तार? हाँ, अरे हाथ मेरा ऊपर जाता है, तार नीचे रह जाता है। तो इसको चेंज करने के लिए मांग? अरे चेंज करने के लिए हम लोग तो कितनी बार एप्लीकेशन दिए हैं, मगर एप्लीकेशन नहीं दिए, मगर कई बार तो कहे हैं पर जेई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने करवाया नहीं? करवाया अभी कभी नहीं, अभी तो करवाए नहीं। अब देखो कह रहे हैं ठीक है हो जाएगा, न जाने कब हो जाएगा, कोई हादसा होगा तब होगा, लगता तो ऐसा है। कटौली कलां से विगत दिनों हजारों रुपए कीमत की चोरी हुई भैंस का नहीं लगा सुराग। लालगंज क्षेत्र में पशु चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो घर के बाहर बंधी भैंस भी चुरा ले जा रहे हैं। ताजा मामला देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कटौली कलां गांव का है, जहां विगत दिनों 21 अगस्त की रात को मोहम्मद राशिद पुत्र मुनीस अहमद की भैंस चोर उठा ले गए, जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं चल सका। पीड़ित के अनुसार वो निजामाबाद से 35,000 रुपये की खरीद कर एक भैंस लाया था, जिसे घर के बाहर बांधता था। मोहम्मद राशिद ने बताया कि विगत दिनों 21 अगस्त की रात 12 बजे के करीब तक भैंस घर के बाहर बंधी हुई थी, मगर 1 बजे देखने पर भैंस गायब हो गई। भैंस के गायब हो जाने पर आनन फानन में उसने तथा उसके परिजनों ने गांव में आने जाने वाले रास्तों पर खोजबीन की, मगर भैंस की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। वो काफ़ी परेशान होकर इधर उधर तलाश करता रहा, लेकिन समाचार लिखे जाने तक भैंस का कुछ अता पता नहीं चल सका। पीड़ित ने अभी तहरीर आदि नहीं दी है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने एवं स्वाट टीम के संयुक्त प्रयास से मंगलवार की सुबह बाइक सवार 2 अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने बीते 7 अगस्त को ईंट भट्ठा मालिक के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने लूट गए 21,500 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त बाइक व असलाह बरामद किया है। इस मामले में पुलिस को अभी एक और आरोपी की तलाश जारी है।
आपको बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के उझौली ग्राम निवासी एवं ईंट भट्ठा व्यवसायी शंभुनाथ सिंह बीते 7 अगस्त को शाम अपने ईंट भट्ठा से वापस घर लौट रहे थे। उझौली गांव स्थित पुलिया के समीप बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें असलहे की मुठिया से घायल कर उनके पास से मौजूद 50,000 रुपये तथा शरीर पर मौजूद जेवर और मोबाइल फ़ोन लूटकर फरार हो गए। घटना के संबंध में पीड़ित एक व्यवसायी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वारदात में शामिल बदमाशों की धरपकड़ के लिए स्थानीय थाने की पुलिस के साथ ही जिले में तैनात स्वाट टीम को भी लगाया गया। बदमाशों की टोह में लगी पुलिस टीम मंगलवार की सुबह सूचना मिली कि लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला बदमाश बाइक पर सवार होकर शाहगढ़ से मुबारकपुर की ओर जाने वाले हैं। पुलिस सक्रिय हुई और मुबारकपुर कस्बे के सटे इस्लामपुरा मोहल्ले के समीप वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस देख दोनों बदमाश वाहन मोड़कर भागने का प्रयास करते समय लड़खड़ाकर वाहन सहित गिर पड़े, जिन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 315 बोर का तमंचा व 2 जिंदा कारतूस के साथ ही 21,500 रुपये बरामद किए। पूछताछ के दौरान पकड़े गए बदमाशों ने एक पखवाड़ा पूर्व हुई लूट का जुर्म स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि उस वारदात में उनका एक साथी और शामिल था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विजय प्रताप सिंह, पवन सिंह उर्फ गोलू जीयनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के अमुआरी नारायणपुर गांव के निवासी हैं। इस मामले में पुलिस को अभी इसी गांव के प्रवीण सिंह उर्फ कतवारू की तलाश जारी है। गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस को बताया कि कोरोना संक्रमण काल के चलते काम धंधा बंद हो जाने के कारण आई बेरोजगारी को दूर करने के लिए वह छोटी मोटी वारदात कर अपनी जीविका चलाते थे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर नगर मोहल्ला अलीनगर ताज पैलेस में बीते रविवार को दिन में लगभग 12 बजे अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें संगठन की जिला इकाई की अस्थायी समिति का गठन किया गया और उर्दू भाषा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षिका सूफिया बानो ने कहा कि सभी राजभाषाओं में उर्दू दूसरी राजभाषा मानी जाती है। इसको मजबूत करने के लिए जिला से लेकर राज्य स्तर तक हम आवाज़ उठाने के लिए संगठन का गठन कर उसे मजबूत बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। उर्दू भाषा को बढ़ावा देना और इसे रोजी रोटी से जब तक जोड़ा नहीं जाता तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे। उनकी सरकार से मांग है कि उर्दू भाषा को इसका हक दे। बैठक में आगामी 29 अगस्त को होने वाली बैठक में अधिक से अधिक शिक्षक व शिक्षिकाओं के शामिल होने की अपील की। अध्यक्षता शिक्षक इजहार अहमद व संचालन कैमुर रहमान ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जैनुल आबदीन, तुफैल अहमद, ऐनुल हक, मोहम्मद इल्ताफ, मोहम्मद फारूक, वकार अहमद, मौलाना जफरुल हसन आज लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। अपने घर से मजबूत करें, अपने शहर से मजबूत करें, अपने दुकान से मजबूत करें और अपने आसपास से करें और अपने हर उस तबके के बच्चों को उर्दू की सलाहियत दें जो कि बच्चा थोड़ा उर्दू के सलाहियत से दूर है। और ज़्यादा कोशिश यही है कि हम लोग यहाँ से लेके प्रदेश तक इतना स्तर बढ़ा दें उर्दू का कि सरकार को मजबूर कर दें और ये कह दें कि नहीं, हम भी इस देश के वासी हैं, यहीं मरेंगे यहीं मिटेंगे, ये हिंदुस्तान हमारा है। और हमने भी सरहदों पे गर्दनें कटाई हैं, जितने आप भागीदारी देते हैं उतनी भागीदारी हम देते हैं और हमारे शहीद ज़्यादा मिलेंगे, शायद आप भी बने। फिर आप उर्दू को दिखावा करके उर्दू से बैर क्यों रख रहे हैं?